शुभ संध्या सभी को। आप सभी का IFPH के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा, जो एक वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक है। उन्होंने अपनी होम्योपैथी BHMS डॉक्टर ऐसा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से की है। उन्होंने रिसर्च भी किया है रोल ऑफ पल्सटिला इन केसेस ऑफ PCOD इन कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक रेमेडी में। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू मैम। Thank you so much. Let me share the screen. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, नमस्कार। हमारा विषय जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है साक्ष्य आधारित होम्योपैथी और होम्योपैथी में शोध कम है, जिसका मतलब है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी और नीड फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। तो आखिर एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी या फिर साक्ष्य आधारित होम्योपैथी होता क्या है, और हम लोगों को ये एविडेंस या फिर ये साक्ष्य मिलेगा कहाँ से? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है। तो आखिर साक्ष्य आधारित होम्योपैथी या एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी क्या होता है, सबसे पहले इसको आंसर करते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है कि हम लोग अगर क्लिनिक में बैठे हैं तो हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हम लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो उससे हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग अपने आप को बेटर प्रूफ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को। तो इसमें 3 चीज़ों के थ्रू ये होता है कि क्लिनिकल एक्सपर्टीज क्या है, पेशेंट वैल्यूज क्या है, या बेस्ट रिसर्च एविडेंस क्या होता है। ठीक है, अब इससे होगा क्या? एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इससे होगा क्या? ये एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होगी फिजिशियन के लेवल पर कि वो क्या अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। दूसरा, इससे क्या होगा, पेशेंट का जो आउटकम है या पेशेंट की जो चॉइसेस हैं वो हम लोगों को बेटर मिलेगा। तो क्लिनिकल एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि क्लिनिशियन आखिर जानता क्या है। तो क्लिनिशियन या फिर फिजिशियन की जो नॉलेज है या स्किल है या एक्सपीरियंस है कि वो पेशेंट को डायग्नोस कैसे करता है, ट्रीट कैसे करता है, उसमें क्लिनिकल एक्सपर्टीज हम लोग काम लेते हैं। अब एक जगह एक क्वैक है जो कि होम्योपैथी के बारे में नहीं जानता, उसने नहीं पढ़ा, और एक दूसरा फिजिशियन है जो कि होम्योपैथी के बारे में पूरा पढ़ के पूरा अपना BHMS या MD या फिर जो भी उसने कोर्स किया है वो पूरा कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस में बैठ रहा है, और दूसरी तरफ वही क्वैक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के एक्सपर्टीज में डिफरेंस क्या है, या दोनों में से कौन बेटर आउटकम दे सकता है पेशेंट को? जहाँ पे क्वैक को नहीं पता होगा कि ये डिजीज कैसे होती है, या फिर इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, या फिर ये प्रोग्नोसिस कैसे करेगा, या फिर असेसमेंट कैसे करते हैं इसका, वही एक नॉलेज वाला फिजिशियन जो होगा वो अपने स्किल के थ्रू ये बता सकता है कि डिजीज डायग्नोसिस क्या है, डिजीज का प्रोग्नोसिस क्या है, कौन से स्टेज पे है वो डिजीज, या फिर उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, इसमें हम क्या चीज़ दे सकते हैं, क्या हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर्जरी एक ऐसा डोमेन है जिसमें होम्योपैथी के अच्छे से मतलब हम लोग होम्योपैथी का एक लिमिटेशन मानते हैं, जिसमें सर्जरी होनी है उसमें हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इम्परफोरेशन है किसी जगह का, उसमें होम्योपैथी किस काम की है ना। तो इस जगहों पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हम लोग जानते हैं कि हम एक्सपर्ट किस में है, या फिर हम लोग अपनी क्षमता जानते हैं, हम लोग कारगर किस में है ये जानते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपर्टीज का यूज आता है कि क्लिनिशियन की जो नॉलेज है या फिर जो उसका स्किल है, स्किल में क्या आता है, स्किल में ये भी आ सकता है कि वो डायग्नोसिस कैसे करता है, स्किल में ये भी आ सकता है कि वो इंडिविजुअलाइजेशन कैसे करता है, टोटलिटी कैसे लेता है, या फिर केस कैसे लेता है, या फिर वो मेडिसिन कैसे डिस्पेंस करता है। वो एफोरिज्म नंबर 3 वाली सारी चीज़ें स्किल्स में आती हैं। और एक्सपीरियंस उसका मैटर करता है कि आज जो उसने ऑब्जर्वेशन किया है वो उसके बेसिस पे आगे प्रैक्टिस करता है। तो क्लिनिकल एक्सपर्टीज में मतलब क्लिनिशियन को क्या पता है और वो कैसे ट्रीट कर सकता है डिजीज को, वो हम लोग क्लिनिकल एक्सपर्टीज में लेते हैं। इसके आगे आता है पेशेंट वैल्यूज कि पेशेंट आखिर क्या चाहता है।
जब भी कोई पेशेंट आ रहा है क्लिनिक में, वो अपने अलग प्रेफरेंसेस लेकर या अपने अलग कंसर्न्स लेकर या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है, ठीक है। उसको अगर हम लोग एक प्रेफरेंस के या उसको हम लोग अगर चॉइस दे सकते हैं, तो वो बेटर चाहेगा। जैसे कि अगर एक छोटा मोटा मरीज, मतलब जैसे सिर्फ कॉमन कोल्ड लेकर कोई परेशानी है, फीवर है, जुकाम खांसी है, ठीक है। एक पेशेंट है जो कि ये चाहता है कि मुझे सेफ मोड ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, मेरे को मेरी जुकाम खांसी, मेरा बुखार जो है वो सही तो होना चाहिए, पर मेरे को सेफ्टी चाहिए, ठीक है। दूसरा पेशेंट है, वो ये चाहता है कि चाहे मुझे कुछ हो, साइड इफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को जल्दी से जल्दी ठीक होना है, बस मैं ठीक होना चाहिए। तो जो सेफ्टी वाला मोड अप्लाई करना चाहता है और जल्द से जल्द आराम भी चाहता है, वो होम्योपैथी चूज करेगा। जिसको साइड इफेक्ट से मतलब नहीं है, वो मॉडर्न मेडिसिन यूज करेगा। तो उसका ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उसको वो चॉइस क्या मेक करता है, या फिर उसको कितनी नॉलेज है किस चीज़ के बारे में, या वो कितना अवेयर है, इस पर भी डिपेंड करता है। उसके प्रेफरेंसेस या फिर उसके कंसर्न, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, इसका क्या क्या इलाज हो सकता है, क्या इस पैथी में इसका इलाज है, या फिर क्या आप मेरा इलाज कर सकते हैं, या फिर मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, कोई ऐसी डिजीज जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, तो क्या मुझे उसमें पैलिएशन के थ्रू काम हो सकता है, मतलब कितना होम्योपैथी काम करेगी। वो सारी चीज़ें पेशेंट वैल्यूज़ या पेशेंट के एक्सपेक्टेशन होते हैं, उसके गोल्स होते हैं कि क्या केयर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और उसकी प्रेफरेंस क्या है। ये दोनों चीज़ें तो हो गई कि ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्या आती है। तीसरी चीज़ है बेस्ट रिसर्च एविडेंस। इन तीनों को मिलाकर जो है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिस हो सकती है। अब जैसा कि दूसरा सवाल था मेरा कि ये एविडेंस हमें मिलेगा कहाँ से, है ना। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, पर ये एविडेंस हमें मिलेगा कहाँ से, तो ये हमें एविडेंस मिलेगा रिसर्च के थ्रू। रिसर्च जो कि हाई क्वालिटी फाइंडिंग्स दे, जैसे कि सिस्टमिक रिव्यूज या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो कि स्पेसिफिक क्लिनिकल क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, वो रिसर्च एविडेंस जो है वो सबसे अच्छा माना जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें ये पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होता है। अब हम अगर बात करें तो होम्योपैथी की शुरुआत कैसे हुई, होम्योपैथी की शुरुआत कैसे हुई। हैनीमैन सर एक बुक पढ़ रहे थे, कोलिंस्की मटेरिया मेडिका पढ़ रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि सिंकोना बाग का ट्रीटमेंट में, मतलब ऐसा लिखा था कि वो इफेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो बिटर है, उसका टेस्ट जो है वो कड़वा है। उनको ये बात समझ नहीं आई, इंक्यूजिटिवनेस या क्यूरियसनेस या जिज्ञासा उनके अंदर जगी, और उसके बाद उन्होंने वो सिंकोना बाग के जो है वो कंज्यूम करी, उसको लिया, और उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। राइट, ऐसा ही हुआ था होम्योपैथी की डिस्कवरी के स्टार्टिंग में, जब हैनीमैन सर को कोई बात समझ नहीं आई, उन्होंने क्वेश्चन किया उस चीज़ को, तो उन्होंने एक चीज़ को डिस्कवर किया कि आखिर एक नया सिस्टम जो है वो ट्रीटमेंट का उन्होंने डिस्कवर कर लिया। तो रिसर्च क्या होती है, रिसर्च एक ऐसी ही सिस्टमिक परसेट है नॉलेज का, मतलब नॉलेज को गेन करने के लिए एक तरीका है जो कि क्या करता है, जो कि जो चीज़ें नहीं पता उनके ऊपर से पर्दा हटाता है, अनकवर करता है नए ट्रुथ को, या फिर जो पहले से पता है उसको कंफर्म करने की कोशिश करता है। दोनों ही रिसर्च के डोमेन में आते हैं। ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, और कोई भी साइंटिफिक कोई भी चीज़ हो, उसका फाउंडेशन स्टोन या फिर उसका नींव का पत्थर ही रिसर्च होता है। कोई भी चीज़ जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होनी है, उसके लिए हम लोग रिसर्च ही मैंडेटरी है। एक छोटा बच्चा है जिसको मतलब अभी बोलना नहीं जानता, तो वो क्या करता है, वो दूसरे लोगों को देखता है कि वो कैसे बोल रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, या फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तब वो क्या करता है, अपनी माँ को, अपने आसपास वालों को कॉपी करने की कोशिश करता है, वो वही चीज़ करने की कोशिश करता है जो वो कर रही हैं। तो वो ये देख रहा है कि ये कैसे होता है, ये कैसे करूँ मैं,
क्या, क्यों, कैसे, ये इंक्विजिटिवनेस या ये जिज्ञासा हम लोगों के अंदर इनबॉर्न होती है, हम लोगों के अंदर पहले से ही होती है। और यही रिसर्च का फाउंडेशन स्टोन होता है कि मुझे ये पता लगाना है कि ये चीज़ हुई कैसे, या फिर ये क्यों हो रही है, या फिर कैसे है ना। न्यूटन ने ग्रेविटी कैसे बताई, एप्पल गिरा, सब लोगों ने देखा, पर क्या सब लोगों ने उसको किया? तो रिसर्च ऐसी ही चीज है जो हम लोगों को कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक नींव का पत्थर है, और ये प्रोग्रेस करने के लिए या फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम लोग मेडिसिन के बेसिस पर बात करें, तो रिसर्च एक ऐसा मैडम आपका स्लाइड मूव सब्जेक्ट है नहीं या हो एक रहा है। ऐसा मैडम आपका स्लाइड मूव नहीं हो रहा है, आप फर्स्ट स्लाइड में ही हैं। सर, क्या मेरी स्लाइड विजिबल है? अभी आ मैं रही है। रिसर्च वाली स्लाइड पर हूँ। हाँ, यस। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट स्लाइड ठीक है, करिए आप। तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड करो अभी, हाँ ठीक, हाँ ठीक है। मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग मेडिसिन के बारे में बात करें, तो रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ब्रिज करता है, उसके बीच में ब्रिज बनाता है, और नई नई चीज़ें हम लोगों को, या फिर पुरानी चीज़ें जो हम लोगों को लेस कंफर्म है, उनको प्रूव करने के लिए काम आता है। इसमें अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें, तो नए ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, या फिर नए डायग्नोस्टिक टूल क्या है, या फिर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं रिसर्च में। तो जो चीज़ें हम लोग 100 साल पहले कर रहे थे, क्या वही चीज़ें अभी भी कारगर हैं, या वही चीज़ें अभी भी काम आ रही हैं, या फिर कुछ हम लोगों को नया पता लगा है? स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत कम मेडिसिन पता थी, 27, 29 इतनी मेडिसिन पता थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मटेरिया मेडिका एक्सपेंड हुआ, और उसके उस तरीके से हम लोगों ने मटेरिया मेडिका का जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ाया। तो वो क्या है? वो रिसर्च ही है, और वो नए ट्रीटमेंट ऑप्शन हम लोगों को दे रहा है। ठीक है। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए मेडिकल रिसर्चेस बहुत ज़रूरी है, और ये क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो है वही डिपेंड करती है, वही हम लोगों को बताती है कि रिसर्चर का माइंडसेट, उसकी कैपेबिलिटी, उसके अनुसार ही हम लोगों को एविडेंस मिलता है। क्योंकि एविडेंस भी ऐसा नहीं है कि सारे एविडेंस जो भी रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं वो सब कुछ अच्छी हैं, या फिर वो बहुत अच्छी हैं। रिसर्च का जो मेथोडोलॉजी पार्ट होता है, या फिर उसको किस तरीके से कंडक्ट किया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसर्च जो है वो असेंशियल है साइंटिफिक वैलिडिटी को करने के लिए, कि होम्योपैथी एज अ सिस्टम कितना वैलिड है और उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसको जानने के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है। अब रिसर्च जो है वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है, और उसका बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो बेसिक से बेसिक कि फॉर्मुलेटिव रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जिस चीज़ के बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता, जिस चीज़ के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, या कोई बहुत नई चीज़ जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उस चीज़ को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करी, तो वो क्या हुआ? वो हो गया बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन। किसी क्लिनिशियन ने अपनी क्लिनिक पे बार बार कोई चीज़ नोटिस करी, ठीक है, और उसको बेसिस बना के उसने आगे रिसर्च करी, तो वो हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन। मतलब वो एक्सपर्ट क्या कहता है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट होनी चाहिए या कैसे आगे बढ़नी चाहिए, दैट इज फॉर्मुलेटिव रिसर्च, या फिर उसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कह सकते हैं। ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है हायरकी में, ये सबसे कम वैल्यू देता है। इसके बाद आते हैं केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स। अब केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स फॉर्मुलेटिव रिसर्च से बड़े मतलब ऊपर क्यों है? क्योंकि केस सीरीज और केस रिपोर्ट में क्या होता है, एविडेंस मार्क्ड होता है। उसमें हम लोग एविडेंस कैसे देते हैं? उसमें हम लोग एविडेंस देते हैं बिफोर या आफ्टर की रिपोर्ट्स देकर, प्री या पोस्ट रिपोर्ट्स देखकर। उसमें हम लोग एविडेंस देते हैं प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ्स के थ्रू, और एविडेंस उसमें होता है स्कोर या असेसमेंट क्राइटेरिया के थ्रू। ठीक है। इसमें एक और चीज़ जो होती है, जैसे कि स्कोर और असेसमेंट, जैसे कि पेन के लिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वास स्कोर यूज़ होता है ना।
ऐसे ही पाइका के लिए जो होता है वो पार्डी स्कोर यूज़ होता है। तो बहुत सारे अलग अलग स्कोर अलग अलग चीज़ के लिए उसकी सीवियरिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मतलब फोटोग्राफ्स से, वो तो हम लोग रिपोर्ट्स ऑफ फोटोग्राफ्स पे हम लोग करते हैं, पर जो चीज़ वो ही बता सकता है, सब्जेक्ट ही बता सकता है कि उसको क्या फील हो रहा है, टेंस कैसे थे, तो वो हम लोग स्कोर्स के थ्रू करते हैं या असेसमेंट क्राइटेरिया के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स, प्री या पोस्ट, और या फिर बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ्स, या फिर स्कोरिंग एनालिसिस जो होता है वो केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स में एक एविडेंस बनाता है, और इसलिए ये हायरार्की में इससे ऊंचा है, फॉर्मुलेटिव या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ऊपर आता है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मोनार्क इन्वेंट्री के बारे में। मोनार्क इन्वेंट्री क्या है? एक नई चीज़ है जिसमें हम लोग कॉजल एट्रीब्यूशन देखते हैं। मतलब मोनार्क इन्वेंट्री में हम लोग ये पता करते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को मार्किंग देनी होती है कि इसमें हम लोग क्या मार्क करेंगे, +1, 0, -1, ऐसे करके रेटिंग्स है जिसमें हम लोग मार्क करते हैं, और ये हमें बताता है कि क्या जो इफेक्ट पड़ा है जो पर्सन पे वो होम्योपैथी की वजह से ही पड़ा है क्या। तो ये हम लोग देखते हैं मोनार्क इन्वेंट्री में। ये एक बहुत अच्छी चीज़, नई चीज़ है जिसमें कॉजल एट्रीब्यूशन दिया जाता है कि कैसे, क्या होम्योपैथी ही कॉज कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि ये होम्योपैथी से ही हुआ है, इसकी क्या गारंटी है ना। तो ये एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ ये होम्योपैथी की वजह से ही है, और इसको मैं होम्योपैथी की वजह से मानता हूँ। ठीक है, इसके आगे आता है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, जैसे कि केस कंट्रोल और कोहॉर्ट। इसमें एक पॉपुलेशन पे स्टडी की जाती है, और ये हम लोग सिर्फ देखते हैं, हम लोग इसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं। कोई भी जो बाहर से कोई भी इफेक्ट हम लोग डाल रहे हैं या फिर कोई भी एक्सपोजर दे रहे हैं पेशेंट को, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में आती है। इसके ऊपर क्राइटेरिया में आती है नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग इसमें इंटरवेंशन तो दे रहे हैं, पर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से कम लेवल पर आता है। नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल ले रहे हैं। अब कंट्रोल जो है वो कैसा भी हो सकता है। एक कंट्रोल ये होता है कि हम लोग प्लेसिबो से कंपेयर कर रहे हैं, एक कंट्रोल ये होता है कि ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट है उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कंपैरेटिव एजेंट को जब हम देख रहे हैं तो वो कंट्रोल्ड ट्रायल आता है। अब नॉन रेंडमाइजेशन का मतलब ये है कि हम लोगों ने किसी भी ग्रुप में कोई भी इंटरवेंशन दे दिया और इसमें हम लोगों ने कोई रैंडमाइजेशन नहीं किया। इससे क्या होता है, बाइस इंट्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। इसमें बाइस कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं? बाइस इस लेवल पे इंट्रोड्यूस होते हैं कि फिजिशियन का बाइस हो सकता है, पेशेंट का बाइस हो सकता है ना, कि वो इस ट्रीटमेंट ऑप्शन में जाना चाहता है, वो इस ट्रीटमेंट ऑप्शन में जाना चाहता है। फिजिशियन का बाइस हो सकता है कि ये तो मैं अपने वाले जिसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ उस वाले में करूँगा, क्योंकि अच्छा मुझे एविडेंस चाहिए, मुझे लगता है इसमें ट्रीटमेंट अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये बायस इंट्रोड्यूस करती हैं, तो इसलिए ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से नीचे आता है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या है कि रैंडम एलोकेशन होता है कि कोई भी किसी भी ग्रुप में जा सकता है। 50% 50-50 चांसेस होते हैं कि वो ग्रुप 1 में जाएगा, ग्रुप 2 में जाएगा, या फिर और जितने भी ग्रुप हैं कौन से ग्रुप में जाएगा उसका 50% चांस है कि वो किस ग्रुप में आएगा। और सबसे ऊपर होता है सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। अब सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस क्या होता है? सिस्टमिक रिव्यू मेटा एनालिसिस है कि जब बहुत सारे हम लोगों ने रिसर्च स्टडीज देखे और उन रिसर्च स्टडीज में से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि इतनी रिसर्च स्टडीज जो हैं वो ये कह रहे हैं और इतने रिसर्च स्टडीज जो हैं वो ये कह रहे हैं, तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि ये वाली चीज़ जो है वो बेहतर ऑप्शन है, या फिर ये वाली चीज़ जो है वो कम प्रेफर करी जानी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेटा एनालिसिस क्या करता है, बाकी सारे रिसर्चर्स को एनालाइज करता है, या सिस्टमिक रिव्यूज जो होते हैं वो सारी रिसर्चर्स को रिव्यू करके जो चीज़ बनती है वो होती है। इसलिए ये हायरार्की में सबसे ऊपर है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च इसमें देखी जाती है। इसके आगे आता है
नेसेसिटी ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, कि आखिर रिसर्च की ज़रूरत ही क्या है होम्योपैथी में, या फिर रिसर्च करनी ही क्यों चाहिए। अब होम्योपैथी एक बर्डिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, या एक ऐसी पैथी है जो अभी ग्रो कर रही है ना। तो जनरल पब्लिक के अंदर अवेयरनेस है या नहीं है इसके बारे में, या फिर इसके सेफ्टी ऑप्शन जो है वो उनको पता है कि नहीं। होम्योपैथी जो है वो काफ़ी बार पीछे हट जाती है। वो क्यों हट जाती है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, या फिर इतने साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है इसमें कि लोग बिलीव करें। इसके लिए वर्क हो रहा है, इसके लिए और नए से नए क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल में ही 1 साल के अंदर ही अभी एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई थी, कि 24 माह से कम वाले बच्चों में होम्योपैथी ज़्यादा कारगर है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी केयर जो उनको दी जाती है, या जो मॉडर्न मेडिसिन उन लोगों को दी जाती है, उससे ज़्यादा कारगर जो है वो होम्योपैथी है। उनको बर्थ से ही होम्योपैथी का मेडिसिन दिया गया, और 24 महीने तक देखा गया कि कौन सा जो है, इसमें रैंडमाइज कंट्रोल था। एक ग्रुप को प्राइमरी केयर जो पहले जो हमेशा से दी जाती है वो दिया गया, और दूसरे ग्रुप को जो है वो होम्योपैथी दिया गया। और इसमें देखा गया कि होम्योपैथी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा कारगर साबित हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे पता चलेगी? ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। तो जैसे जैसे हम लोग रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च जब पब्लिश होंगी, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या क्या बेहतर है और क्या हमें चूज़ करना चाहिए। वही पेशेंट वैल्यू की बात होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग फिजिशियंस की बात करें, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, या बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, जिसमें हम लोग ये नहीं बताते हैं कि कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है, या फिर होम्योपैथिक एग्रावेशन हुआ है क्या, जो कि बियॉन्ड मेजर था, या फिर बियॉन्ड ऐसा था कि हम लोग कंट्रोल ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रू एनालिसिस होने से रोकती हैं, है ना, और सेफ्टी इंडेक्स को जो है वो हैम्पर करती हैं। तो हम लोग मार्जिनलाइज होते हैं। अगर हम लोगों को नहीं पता है कि किसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो हम लोगों को स्पेशली उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ या केस रिपोर्ट जो भी होती हैं, वो एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, जिससे होम्योपैथी का सपोर्ट हो सकता है, और जो प्रैक्टिशनर है उनको ज़्यादा जानकारी हो सकती है, पेशेंट को, जनरल पब्लिक को ज़्यादा जानकारी होती है, और इवन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो कि मतलब अदर पैथी से बिलोंग करते हैं, उनको भी इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो हम सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, तो प्रूविंग एंड रीप्रूविंग रेमेडीज। तो जो हमारा होम्योपैथी सिस्टम है वो बेस्ड ही होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ड्रग ट्रायल से है ना। तो पैथोजेनेटिक ट्रायल्स, ड्रग प्रूविंग जो है वो क्या है, वो एक रिसर्च ही है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, जिसमें हम लोगों ने जाना है कि भाई होम्योपैथी हेल्दी ह्यूमन बींग्स में जब हम लोगों ने मेडिसिन दी तो कोई इफेक्ट पड़ा क्या। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इंटरवेंशन दिया है, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा है कि क्या हो रहा है आगे। तो ये भी एक रिसर्च ही है, और हमारी जो होम्योपैथी है, जो मटेरिया मेडिका है, वो रिसर्च पे ही बेस्ड है। प्रूविंग और रीप्रूविंग क्या करते हैं, प्रूविंग और रीप्रूविंग जो है हमारे मटेरिया मेडिका की नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं। कोई किसी चीज़ के बारे में अगर हमें थोड़ा सा नॉलेज है, उसको और बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई रेमेडी है जिसके बारे में कम नॉलेज है, जैसे कि एम्बेलिका ऑफिशिनालिस है, या फिर सोलेनम ज़ैंथोकार्पस है, जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा ही पता है, या फिर किसी बुक में कहीं पर हम लोगों को कुछ मिल गया। पर अगर हम लोगों ने इसको प्रूव या रीप्रूव नहीं किया, या फिर हम लोगों ने इसके बेसिस पे रिसर्च नहीं करी, तो ये जो डोमेन है वो तो अनएक्सप्लोर्ड रह जाएगा, वो तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा इसका क्या यूज़ है क्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पीछे रह जाएंगे। जब हैनीमैन सर ने पार्शियली सिलेक्टेड रेमेडीज में लिखा था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रेमेडीज जो है वो टोटलिटी कवर ना करे। अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो वो जो रेमेडी है वो आपको नहीं पता होगी, या फिर वो अनएक्सप्लोर्ड होगी। बट ऐसा ज़रूर है कि टोटलिटी कवर करने वाली रेमेडीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है। सारी की सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि पूरी टोटलिटी कवर करेगी।
ठीक है। तो हमें रेमेडी इंडिकेशन या फिर क्लिनिकल आउटकम के बारे में जो भी हम लोगों को नॉलेज है वो प्रूविंग और रीप्रूविंग के थ्रू हम लोगों को पता चलती है। इसके अलावा आजकल थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन विद मॉडर्न साइंस। तो आजकल क्या है, होम्योपैथी एज एन एड ऑन ट्रीटमेंट या फिर होम्योपैथी एज एन एडजंक्ट ट्रीटमेंट जो है वो बहुत प्रचलित हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि मॉडर्न साइंस को, जो एलोपैथिक या फिर मॉडर्न प्राइमरी जो चल रहा है ट्रीटमेंट ऑप्शन, उसके साथ होम्योपैथी को साथ के साथ अलाइन करके हम लोग देखते हैं कि होम्योपैथी वाले ग्रुप में क्या ज़्यादा इफेक्ट है या फिर जो मॉडर्न साइंस है या जो एलोपैथिक प्रैक्टिस है वो अलोन ही वर्क करती है। तो हम लोगों को इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हम लोगों को होम्योपैथी की एफिकेसी, एड ऑन एफिकेसी के बारे में पता चलता है, हम लोगों को एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में पता चलता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पता चलता है, या मेडिसिन काम कैसे कर रही है इसके बारे में पता चलता है। और ये ब्रिज क्रिएट करता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस के बीच में, कि ट्रेडिशनली जो साइंसेस चली आ रही हैं और जो मॉडर्न साइंसेस है हम लोग उसको ब्रिज कर रहे हैं कि कैसे ये दोनों साथ के साथ हैंड इन हैंड चल सकती हैं। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन होता है अनचार्टेड डोमेन्स का, कि मतलब जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है बारे में जानकारी लेना इज ऑल्सो रिसर्च। कि जैसे कि हम लोग बात करें कि आजकल एग्रो होम्योपैथी या फिर हम लोग देख रहे हैं, है ना, जो CCRH है वो भी मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर रहा है और वो बता रहा है कि मतलब एग्रो होम्योपैथी में कितना काम है या फिर वेटरनरी साइंसेज में कितना काम है होम्योपैथी का। और आजकल मॉलिक्यूलर जो इंडिकेशंस है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होम्योपैथी का क्या इफेक्ट है वो भी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं इन विट्रो स्टडीज के थ्रू। तो ये जो है अनचार्टेड डोमेन्स है जिनके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी पहले, जिनके बारे में बहुत हम लोगों ने जाना नहीं था, पर आज के अगर हम लोग बात करें तो आज ये बहुत ऊंचाई पर है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग प्रतिक्रिया देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिसर्चेस कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें नए डोमेन्स में हम लोगों की जो क्षमता है वो हम लोगों को सिद्ध करेगी, और जो नई रेमेडीज, नई टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें बढ़ाएगी। तो होम्योपैथी का जो डोमेन है वो एक्सपेंड करेगा। इसके अलावा एड्रेसिंग क्रिटिसिज्म एंड मिसकंसेप्शंस। तो अगर हम लोगों को पता होगा कि लैंसेट जर्नल है एक, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल माना जाता है, बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर है। उसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई थी कि होम्योपैथी प्लेसिबो के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो अब जब ऐसी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं और इतने बड़े जर्नल में हो रही है, तो अगर हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे, हम लोग उनको काउंटर फीट कर पाएंगे, कि कैसे हम लोगों को उनके क्रिटिसिज्म या उनके कंसेप्शन को, मिसकंसेप्शंस को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। हालांकि बाद में ये पता चला है कि उस जो ट्रायल था या फिर जो वो मेटा एनालिसिस था उसमें उन्होंने छोटी स्टडीज जो कि सिग्निफिकेंटली प्रूव कर रही थी उनको ओमिशन किया था, उनको हटा दिया था, उनको पूरा एक्सक्लूड कर दिया था। उन्होंने 22 ली थी, एसिमेट्री ली थी, और इस वजह से उन्होंने मेटा एनालिसिस में ये बताया था कि होम्योपैथी प्लेसिबो है। तो वो जो है वो एक बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट था। और हम लोग डेटा ड्रिवन अगर हम लोग चीज़ करें, अगर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे करें, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऐसे करें जिससे हम लोग इसको सिद्ध कर सके कि होम्योपैथी बेटर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है होम्योपैथी की क्रेडिबिलिटी को जानने के लिए या फिर उसकी साइंटिफिक वैलिडिटी को अपग्रेड करने के लिए। और ये हेल्थ केयर में और जनरल पब्लिक में, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जनरल पब्लिक में हमारा जो परसेप्शन है उसको इम्प्रूव करने के काम आता है। इसके अलावा क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। तो जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि होम्योपैथी एक बर्डिंग सिस्टम है। तो अगर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, इसके बेनिफिट के बारे में पता ही नहीं होगा, या फिर इसके आउटकम के बारे में पता नहीं होगा, मतलब जैसे कि अगर हम लोगों ने रिसर्च करी, हम लोगों ने अपनी क्लिनिक पर बैठकर हम लोगों ने देखा कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में ये चीज़ बहुत काम कर रही है,
इस डिजीज़ में ये वाली मेडिसिन बहुत अच्छे से काम कर रही है और मुझे टोटलिटी में ऐसा बार बार देखने को मिल रहा है कि ये वाली मेडिसिन बहुत अच्छा इस पे इफेक्ट है, पर मटेरिया मेडिका में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो ये क्लिनिकल जो मटेरिया मेडिका है वो कैसे बनेगी, है ना, या फिर इसके बारे में हम लोग एनहेंस्ड रिजल्ट कैसे बनाएंगे, है ना, डॉक्यूमेंट ही नहीं करेंगे अगर हम लोग, या फिर हम लोग अगर पब्लिश ही नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा इसके बारे में कि क्या सही है, क्या गलत है, या फिर क्या इसमें और किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट करना सक्सेसफुल आउटकम को, रिसर्च पेपर को पब्लिश करना और प्रेजेंट करना साइंटिफिक फोरम्स पे, ये पब्लिक में और प्रोफेशनल में एक्सेप्ट करने के लिए होम्योपैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इम्पॉर्टेंट किस लिए है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए। हम वही चीज़ कि हम लोग जो चीज़ बहुत 100 साल पहले थी, हम आज भी उसी पर रिलाई नहीं कर सकते। हम लोगों को अपनी सोच और अपनी जो लिटरेचर है उसको हमेशा ग्रो करना है ना, उसको अपग्रेड करते रहना है। पहले जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो लीच से हो रहा था, लीच लगा रहे थे और इससे एडिमा ट्रीट कर रहे थे, पर आज जो है वो मेडिसिन दे के ट्रीट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले गलत हो रही थी वो अब चीज़ हो रही है। पहले MRI CT स्कैन ये सारी चीज़ें नहीं थी, आज वो चीज़ें हैं। तो हमेशा अपग्रेड करते रहना ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, और इसी को हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं कि भाई जो आज की दुनिया में हम लोगों ने देखा है, रिसर्च के थ्रू एविडेंस देखा है हम लोगों ने कि ये चीज़ जो है इफेक्ट डाल रही है, या ये चीज़ से हम लोगों को बेहतर पता चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को डेवलपमेंट में काम करती हैं, है ना। और ग्लोबल जो है एक्सेप्टेंस या ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो बनाती है होम्योपैथी का। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, या फिर जैसे कि आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होम्योपैथी को कितना मिला, है ना, कितना उसको क्रेडिबिलिटी मिली, या फिर सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर ही काम हुआ, है ना। तो कितना किसको एक्सेप्टेंस मिलता है या कितना किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, वो भी इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं। जितना हम लोग अच्छा रिसर्च करेंगे उतना हम लोगों को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी। रिसर्च जो है होम्योपैथी में वो हेल्थ पॉलिसीज को शेप करने के लिए, इंसाइट करने के लिए कि कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, असेसिबल क्या है, थेराप्यूटिक बेनिफिट क्या है, इन चीज़ों में क्रूशियल रोल प्ले करती है कि हेल्थ पॉलिसीज में होम्योपैथी को कितना इंक्लूड किया जा रहा है। इसके अलावा मैं CCRH के बारे में बात करना चाहूँगी कि CCRH आखिर क्या कर रहा है या गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में। CCRH सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डोमेन्स हैं, जैसे कि HCCR, ठीक है, होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपोजिटरी। इसमें क्या है, जैसा मैंने बताया हायरकी में टाइप्स ऑफ रिसर्च थी, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं वो हम लोग अगर एनरोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हम लोग बताएं, तो मतलब इसमें हम लोग डालें, तो हम लोगों को पता चलेगा कि होम्योपैथी कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रही है। तो ये एक रिपोजिटरी या फिर एक पूरा डिपॉजिट हो रहा है कि केस रिपोर्टिंग के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, इसमें केस रिपोर्ट भी पब्लिश होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं, तो इसमें पब्लिशिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं। STSH जो CCRH है, शॉर्ट टर्म स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो ये UG लेवल पे होता है, BHMS वाले बच्चों के लिए ये एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है कि छोटे समय में क्या आप अच्छे से रिसर्च कर पा रहे हो और क्या चीज़ आप नई जानकारी पता कर पा रहे हो। तो ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन्होंने चालू किया हुआ है। MD स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप MD के डिजर्टेशन में आपका क्या था उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट जमा करके आप लोग पता कर सकते हो कि भाई मतलब उसमें भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, नई नई चीज़ें करके, इनोवेटिव चीज़ें करके। इसके अलावा CCRH नेशनल कोलैबोरेशन और MOU भी कर रहा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर रहा है और एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च भी कर रहा है, जिसमें वो अलग अलग जगहों पर जैसे कि IIT में या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में वो मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है और वहाँ पे भी रिसर्च कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आउटसाइड द वॉल्स ऑफ CCRH जो रिसर्च कंडक्ट हो रही है बाकी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर वो सारी चीज़ें भी कर रहा है। और ड्रग प्रूविंग तो है ही, जिसमें प्रूविंग और रीप्रूविंग दोनों चीज़ें चल रही हैं CCRH के अंडर।
तो ये बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसके ऊपर CCRH काम कर रहा है या CCRH में काम चल रहा है, और ये जो है एविडेंस जो है होम्योपैथी के लिए बढ़ा रहा है। इसके अलावा हम जैसे हम लोगों को पता है कि एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी क्या है, ये एविडेंस होता क्या है, और हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है ये एविडेंस, हम लोगों को पता चल गया, पर हम कैसे और कहाँ अप्लाई करें इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है अब। तो अब EBM या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हम लोग कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करें, उसके लिए 5A होते हैं, जो कि है आस्क, एक्वायर, अप्राइज, एक्ट और अप्लाई और एसेस। तो आस्क में क्या है, कोई भी हम लोगों को प्रॉब्लम आई या फिर कोई भी हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या, क्यों, कैसे, सब कुछ, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो वो क्लिनिकली रेलेवेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिफाइन किया कि मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कैसे या फिर ऐसा क्यों। उसके बारे में मैंने सर्च किया कि भाई इस एक्वायर किया कि कैसे उस क्वेश्चन को मैं आंसर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो जो मैंने आंसर सर्च किए हैं वो कितने क्रेडिबल हैं या कौन से लेवल पर आ रहे हैं। उसके बाद मैंने जो बेस्ट एविडेंस था उसको अप्लाई किया अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, और उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस पे अप्लाई करने के बाद उसको असेस किया कि जो मैंने रिसर्च में पढ़ा था, मैंने ऐसा पढ़ा था कि मेटा एनालिसिस में ये कह रहा है कि ये वाली मेडिसिन इसमें काम कर रही है बहुत अच्छा, तो मैंने उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। तो क्या मेरे क्लिनिकल फील्ड में भी ये काम आया? जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो हम लोगों को पता चला कि हाँ, ये रिसर्च जो है वो सही कह रही है। जब मैंने अप्लाई ही नहीं किया, जब तक मैंने उसको देखा ही नहीं, तो मुझे पता ही क्या है कि वो सही है भी कि नहीं। तो इसके लिए हमेशा क्या ज़रूरी है, आस्क, एक्वायर, अप्रेज, एक्ट और अप्लाई और असेस। इसके अलावा पीको क्राइटेरिया होता है क्लिनिकल क्वेश्चन। तो ये आस्क वाला जो क्राइटेरिया था ना कि क्या, कैसे, है ना, तो उसमें पीको क्राइटेरिया होता है कि पॉपुलेशन या पेशेंट या प्रॉब्लम, कि भाई किस पॉपुलेशन में या क्या प्रॉब्लम में, कि हार्ट डिजीजेज में इंटरवेंशन और एक्सपोजर, मैं इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन दूंगा, कंपैरिजन, सी फॉर कंपैरिजन, और उसको कंपेयर करूंगा मॉडर्न मेडिसिन से या फिर प्लेसिबो से, तो क्या आउटकम मैं देख रहा हूँ, वो मतलब आउटकम, कि क्या आउटकम मैं चाह रहा हूँ, कि मैंने हार्ट डिजीजेज में इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन की और कंपेयर किया मॉडर्न मेडिसिन से, तो क्या इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतर काम कर रही है या फिर क्या मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा काम कर रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। ये हम लोगों को क्लिनिकल क्वेश्चन आया दिमाग में कि क्या इसमें हमारी मेडिसिन काम कर रही है, ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मॉडर्न मेडिसिन से, या कम अच्छा काम कर रही है, ये क्वेश्चन आया। उसके बाद मैंने इसके बारे में देखा कि और रिसर्च हो रखी है क्या इसके बारे में, उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो रिसर्चेस हो रखी हैं वो किस लेवल की है या फिर कितना उनमें दम है, कितना स्ट्रेंथ है। उसके बाद मैंने उसकी क्लिनिकली उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मैंने असेस किया कि जो वो रिसर्चेस थी क्या वो सही है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी। तो यही स्टेप होते हैं एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की। फिर इसके जो मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेंथ क्या होते हैं, उसके 6 अलग अलग लेवल होते हैं। एविडेंस इज कॉमनली स्ट्रेटिफाइड इनटू 6 डिफरेंट लेवल्स। तो ये लेवल 1A से लेवल 4 तक होते हैं। तो लेवल 1A में क्या होता है, ये मेटा एनालिसिस को लेता है कि बहुत सारे रैंडमाइज ट्रायल्स जो हैं वो हम लोगों ने गैदर किए और उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो जो बेस्ट एविडेंस जो है वो हम लोग मेटा एनालिसिस से बताते हैं, जो कि हम लोगों ने हायरार्की में भी पढ़ा। मेटा एनालिसिस और सिस्टमिक रिव्यूज जो हैं वो से ऊपर वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, हायरार्की तक है। तो लेवल बी है, लेवल 1B में आता है जो कि सिंगल रिसर्च रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हम लोगों ने देखा है, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि इसमें चीज़ काम आ रही है। इसमें हम लोगों ने सिंगल वेल कंडक्टेड रिसर्च देखी। 2 में क्या आया, ये रिसर्च जो है सिंगल
कंडक्टेड रिसर्च है पर उसमें अच्छे से डिजाइनिंग नहीं है, तो या फिर कोई बायस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो थर्ड लेवल पे आती है या फिर लेवल 2A पे आती है। इसके अलावा लेवल 2B पे क्या होती है, केस कंट्रोल या फिर कोहॉर्ट स्टडीज, मतलब जो रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी नहीं है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, वो 2B में आती है। लेवल 3 में क्या आता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है, जो कि केस कंट्रोल या फिर कोहॉर्ट हो सकते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो सकते हैं, पर ये भी वेल डिजाइन नहीं है, या फिर केस सीरीज को भी इंक्लूड कर सकता है। केस लेवल 4 क्या है कि हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग किसी चीज को बता रहे हैं, तो वो लेवल 4 पे आता है, और सबसे लोएस्ट लेवल रहता है क्लासिफिकेशन में एविडेंस का। अब ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मुझे एविडेंस मिलेगा कहाँ से, उसको मुझको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें मुझे पता चल गई। पर मुझे एविडेंस मिलेगा कहाँ से, फाइंड दिस एविडेंस, मतलब बस से मिलेगा, पर ये तो इसके लिए बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जो कि मेडिकल सर्च इंजन मेनली रहते हैं, वो है पबमेड, कोक्रेन लाइब्रेरी, रिसर्च गेट इंजन पे बेसिक रिसर्चेस हैं। इसके अलावा और भी रिसर्च गेट्स हैं, मतलब सर्च इंजन हैं, जैसे कि गूगल स्कॉलर्स, शोध गंगा, स्कोपस, रेफसीक, डीओएजे या फिर बेस। ये सारे सर्च इंजन पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई रिसर्च पब्लिकेशन है क्या, कोई नए एडवांसमेंट के बारे में हम लोग जान सकते हैं, वो सारे रिसर्च इंजन। या फिर हम लोग जर्नल्स के थ्रू, जिसमें पब्लिशिंग रेगुलरली होती है, उनमें हम लोग देख सकते हैं। इनमें बहुत मेन जर्नल हैं, होम्योपैथी, होम्योपैथी लिंक्स, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाई डाइल्यूशन रिसर्च, यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इन मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे जर्नल हैं। ज़्यादातर हम प्रेफरेंस देते हैं इंडेक्स पीयर रिव्यूड जर्नल्स को। जो ये इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी है, ये एक CCRH का जर्नल है, जो कि साल में एक बार पब्लिश होता है। इसके अलावा चलो, हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली कि कहाँ, क्यों, कैसे, सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली, पर क्या इसका कुछ क्वेश्चन मार्क भी है क्या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर? तो हाँ है, कि पब्लिकेशन बायस हो सकता है। क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो रिसर्च में हम लोगों को अच्छा एविडेंस मिला है, वो तो हम लोग पब्लिश करते हैं। जिन रिसर्चेस में हम लोगों को एविडेंस अच्छा नहीं मिला है, उनको हम पब्लिश ही नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर हो रहे हैं, होम्योपैथिक एग्रावेशन हो रहे हैं, या फिर जिस रिसर्च में हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है, वो पब्लिश ही नहीं किए जा रहे हैं। तो सिर्फ वही रिसर्चेस आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा स्ट्रेंथ प्रूव कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसके पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रही है। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ इसमें अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो अप्लाई करते रहेंगे, फिर हम लोग सिर्फ अपने एक्सपर्टीज के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। पर अगर हम लोग वो चीज़ पब्लिश करते हैं, तो हम लोगों को पता चलेगा, और बाकी लोग इस चीज़ को भी जानेंगे कि कहाँ पे कैसे हम लोगों को क्या चीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उनकी फिजिबिलिटी। अब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और बहुत ऊंचे लेवल पे, हायरार्की में बहुत ऊंचा है, पर क्या वो होम्योपैथी प्रैक्टिस में फीजिबल है? क्योंकि हम लोग इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग पर्टिकुलर मेडिसिन एक डिजीज में हम लोग देखें, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ज़्यादातर ये ज़रूर होता है कि एक इंटरवेंशन और एक डिजीज़ पे वो इंटरवेंशन कैसे काम कर रहा है इन कंपैरिजन टू ये दूसरा इंटरवेंशन ये उसी डिजीज़ पे। तो क्या ये फिजिबल है होम्योपैथी में कि हम लोग एक ही मेडिसिन को उस डिजीज़ में देकर देखें, कि हम लोग बस यही देख रहे हैं कि चेलिडोनियम का लिवर पे क्या इफेक्ट है, तो हम लोग बस यही देख रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे कि लिवर की रेमेडीज़ क्या है, इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक रेमेडीज़ क्या हैं जो कि इफेक्ट कर रही है इन कंपैरिजन टू प्लेसिबो। तो ये फिजिबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा लैग टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत पहले कंडक्ट हुए रिसर्चेस और अभी के जो आज की दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। 100 साल पहले वो चीज़ें नहीं थी जो आज हैं, तो वो लैग टाइम जो है वो हम लोगों को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में कम सहायता देता है। अगर हम लोग वो चीज़ें वापस से रीप्रूव कर रहे हैं या फिर री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। फिर पेशेंट वैल्यूज़,
अब एक पेशेंट है जो कि हम लोगों के पास 1A लेवल का अगर हम लोगों के पास एविडेंस है कि कीमोथेरेपी कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है, या फिर 1A लेवल का हम लोगों को पास एक्सपीरियंस है कि ये वाली मेडिसिन जो है वो इस कंप्लेंट में, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस कंप्लेंट पे ज़्यादा अच्छी कारगर साबित हो रही है। तो पर पेशेंट क्या चाह रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो नहीं चाह रहा है कि वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट देखे, इसलिए वो मेडिसिन खाना चाह रहा है रेदर देन वो अपना मतलब कीमोथेरेपी जाए। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट वैल्यू को डिनोट करती है, और पेशेंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है एथिकली भी, और पेशेंट के लिए भी ये बेहतर है कि वो खुद चूज कर सके कि वो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन चाहता है। अब ये काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल्स के लिए जो है स्क्रीनशॉट लगाए हैं। जैसे कि मैंने अभी जब मैं नेसेसिटी ऑफ रिसर्च के बारे में बात कर रही थी तो उसमें लिखा था होम्योपैथी वर्सेस कन्वेंशनल प्राइमरी केयर इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 मंथ्स ऑफ लाइफ, अ प्रैग्मेटिक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। तो ये एक ऐसा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था जैसा मैंने बताया, जिसमें हम लोगों ने 24 मंथ से छोटे बच्चों को देखा कि होम्योपैथी ज़्यादा कारगर थी कन्वेंशनल केयर के अपेक्षा कंपैरिजन में। ये दूसरा है, ये तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था। ये दूसरा है जो कि एक केस रिपोर्ट है जिसमें क्रॉनिक एल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस अलॉन्ग विद नेक्रोटाइजिंग एक्सर्बेशन एंड सूडोसिस्ट जो कि होम्योपैथी से ट्रीट हुआ है। इसमें पॉजिटिव इफेक्ट हम लोगों ने देखे। तो ये केस रिपोर्ट क्या दिखा रहा है कि क्रॉनिक एल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस में भी होम्योपैथी जो है वो अच्छा काम कर रही है। ये एक एविडेंस ही तो दे रहा है कि होम्योपैथी में क्या चीज़ अच्छी काम कर सकती है। इसमें हम लोगों ने मेडिसिन भी देखी है जो कि हमारी रेपर्टरी या फिर मटेरिया मेडिका को एक्सपेंड करने में भी काम आ सकती है। इसके अलावा ये एक दूसरा मेटा एनालिसिस है, सिस्टमिक रिव्यू है और मेटा एनालिसिस है जिसका सबसे ऊपर हायरार्की में है। इसमें क्या किया है, रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स जो है जो कि नॉन इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए यूज हुए हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर रेमेडी पर्टिकुलर चीज में दी गई है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। तो वो मेटा एनालिसिस जो है वो इस स्टडी में बताया गया है। फिर ये मोनार्क इन्वेंट्री के बारे में है जिसमें ये एक आर्टिकल है जो कि थाइम में पब्लिश हुआ है, जिसमें मोनार्क इन्वेंट्री के बारे में बताया हुआ है कि क्या जो केस रिपोर्ट्स हैं उसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या ये जो इफेक्ट है वो होम्योपैथी की वजह से ही हुआ है या कोई और वजह है। तो इसमें असेसमेंट का ये है। ये दूसरा एक और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जिसमें प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है। प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल में भी ये डबल ब्लाइंड 3 आर्म मल्टी सेंट्रिक स्टडी है जिसमें एड ऑन थेरेपी की तरह होम्योपैथी को यूज किया गया है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में। ये एक और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है होम्योपैथी वर्सेस प्लेसिबो का एलर्जिक राइनाइटिस के लिए विद ओवरव्यू ऑफ 4 ट्रायल सीरीज। आज के लिए इतना ही। तो इसलिए होम्योपैथी में एविडेंस की बहुत ज़रूरत है। होम्योपैथी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उसका एक्सेप्टेंस इंक्रीज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम लोग जानें, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, प्लस हम उसको डॉक्यूमेंट करें, उसको पब्लिश करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे हम लोगों को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, बाकी हमारा लिटरेचर भी एक्सपेंड होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग अपने जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम लोग पब्लिश करें या डॉक्यूमेंट करें। सो इसमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में जैसे मैंने स्टार्ट यूज और बेस्ट रिसर्च एविडेंस जो है वो हम लोग डालें। बेस्ट रिसर्च एविडेंस हम लोग स्ट्रेंथ के थ्रू हम लोग देखें कि क्या स्ट्रेंथ है उस आर्टिकल की या उस पब्लिकेशन की या फिर जर्नल की, तो उसके हिसाब से हम लोग बेस्ट से बेस्ट चीज़ हम लोग अपने पेशेंट को दें और बेस्ट से बेस्ट चीज़ हम लोग अपने पेशेंट केयर में यूज़ कर पाएँ। इसके लिए एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसको हम छोटी से छोटी चीज़ मतलब केस रिपोर्ट या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के थ्रू ही हम लोग इसमें कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं। और ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये पेशेंट आउटकम को ही अच्छा करेगा या पेशेंट केयर को ही और बढ़ावा देगा और बहुत अच्छा हम लोग रिजल्ट पा सकते हैं।
किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी के? क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया मैम, चैट बॉक्स में आएगा। अगर किसी को क्वेश्चन करना होगा तो चैट बॉक्स में लिखें, फिर हैंड रेज करें। ठीक है। अगर हम लोग और भी एविडेंस चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को इसमें और ज़्यादा जो SCCR है, मतलब हम लोग अपने जो केस रिपोर्ट्स हैं, मिनिमम केस रिपोर्ट्स SCCR रिपोजिटरी में, जो CCRH के रिपोजिटरी है, उसमें अगर हम लोग डालें तो भी बहुत अच्छा हम लोगों को एविडेंस मिलेगा। हम लोगों के होम्योपैथी के पॉलिसीज़ बनने में, हेल्थ पॉलिसीज़ बनने के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोगों को SCCR में तो कम से कम अपने केसेस डालने चाहिए और अपनी आईडी जो है वो CCRH की वेबसाइट पे बनानी चाहिए, सो दैट हम लोगों को आगे और पता चले, या जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें हम होम्योपैथी इंक्लूड हो। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मिनिमम इतना करें, अगर हम लोग क्लिनिकल बेसिस पे भी कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो हम लोग अगर एविडेंस इकट्ठा करें, बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स तो आती ही हैं, अगर जिस जिस चीज़ में हम लोग देखते हैं बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इतना ही करें, इतना ही केस सीरीज या फिर केस रिपोर्ट्स अगर हम लोग पब्लिश करें, तो भी बहुत अच्छा एविडेंस क्रिएट होगा और होम्योपैथी को सहायता मिलेगी आगे और बढ़ने में और आगे जाने में। और अब तो बहुत सारे कोर्सेज भी CCRH इंक्लूड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो रही हैं, जैसे कि अब आगे आने वाले सालों में DM को भी इंट्रोड्यूस करने को बोला है। तो MD में भी 2 नए ब्रांच खुल रहे हैं, डर्मेटोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन। तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च के लिए आगे हो रही हैं और ऐसे कंटिन्यू होना चाहिए। और एक-एक अगर हम लोग एक-एक भी केस करते हैं तो लाखों फिजिशियन है, लाखों होम्योपैथिक फिजिशियन है पूरे इंडिया में। अगर एक-एक भी करते हैं हम लोग SCCR में या फिर पब्लिश करते हैं जर्नल्स में, तो अपना नाम तो होगा ही, साथ में होम्योपैथी भी बहुत बढ़ेगी आगे। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी चैट बॉक्स में कमेंट किया है। कोई क्वेश्चन हो किसी के तो वो पूछ सकते हैं। रिसर्च के बारे में, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप वेलकम हैं पूछने के लिए। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था आपका। और इसको हमें समझना चाहिए कि हर डॉक्टर अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करे इसमें, जैसे कि अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपनी रिसर्च को CCRH में ऐड ऑन कराए, तो हमें होम्योपैथी को और ज्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। साथ ही आपकी ये भी चीज अच्छी लगी कि हमें साइमल्टेनियसली अपने पेशेंट को भी जो है एजुकेट करना चाहिए, जिससे कि वो हमें क्वालिटी चीजें मिलें जिसके द्वारा। तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका। थैंक यू डॉक्टर जी। थैंक यू सर। ऑब्वियसली पेशेंट एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को अवेयर करना कि हम लोगों की क्या लिमिटेशन है या फिर हम लोग कहाँ और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके ही मतलब एक एक करके ही हम लोग एंटर कर सकते हैं, हम लोग पेशेंट को अवेयर कर सकते हैं, और इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू होम्योपैथी और आगे बढ़ेगी। एनरोल करवाने का क्या रूल है? एनरोल करवाने का रूल कुछ नहीं है, आप CCRH की वेबसाइट पे जाएं और उसमें होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपोजिटरी में आप आईडी क्रिएट करेंगे। आईडी क्रिएट करने के बाद आप उसमें अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं। वो केस जो है वो एनालाइज होगा, वो स्क्रूटनाइज होगा और वो रिपोजिटरी में ऐड ऑन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग एनरोल करवा सकते हैं अपने केसेस को। और मतलब
ऐसा जो मतलब हम लोग क्लिनिक्स में देखते हैं कि छोटे से छोटी डिजीजेस या बड़े से बड़े डिजीजेस हर चीज़ हाँ आजकल होम्योपैथी से मतलब कैंसर तक का इलाज एज एन एड ऑन चल रहा है होम्योपैथी के द्वारा आजकल। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग डालेंगे, अगर हम लोग SCCR में डालेंगे तो बहुत सहायता मिलेगी होम्योपैथी को बढ़ावा देने में या होम्योपैथी को आगे बढ़ने में। तो आप CCRH की वेबसाइट पे एनरोल करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन डॉक्टर MD मिशाबुल का था। इस साइट पे आप लोग आप रजिस्टर करवा सकते हैं, चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है। इसमें CCRH अपनी नए वैकेंसीज के बारे में भी बताता रहता है, तो नॉर्मली विजिट करना चाहिए। और इसमें आप SCCR में आप बाकी लोगों के केसेस भी देख सकते हैं, तो इंफॉर्मेटिव है ये साइट बहुत। तो आपको रेगुलरली विजिट करना चाहिए CCRH इंडिया ayush.gov.in को। आई थिंक दैट इज़ माई टाइम। हाँ, हमारा इंग्लिश सेशन का टाइम अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है मैडम। तो आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी एविडेंस केसेस के बारे में कि कैसे करना है, कैसे उसको अपलोड करना है। और आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो हम लोग को भी डिजिटल होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम लोग को रहना है। तो आप आए, मेरे को जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। फिर कभी आइएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा सर से, और फिर नेक्स्ट के लिए कर लीजिएगा। फिर हम लोग का हिंदी का सेशन आज समाप्त हुआ, और हम ये इंग्लिश सेशन के टीम को दे रहे हैं डॉक्टर धनेश।